बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एचएसएससी स्टूडेंट्स के लिए पीपीए सेकंड ईयर जो सेकंड फर्स्ट एनुअल में इंशाल्लाह अपेयर होंगे उनके लिए ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, उसकी वीडियो है। डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है ये, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला भी और ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर भी। ये मैंने स्लाइड ब्रिज के प्रैक्टिकल में बताया था कि ये तीन मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट के अंदर, अगेन जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड किए हैं। क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन एक आपको आइडिया देना है सिर्फ कि किस किस्म के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था स्लाइड बाय ब्रिज में, जल्दी से इसका सिर्फ देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली ये कनेक्ट कैसे होता है सर्किट, और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पहले हैं इस अप्रेटिस के ऊपर। तो जो इसका स्टार्टिंग टर्मिनल है इस पर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और जहाँ पर ये वायर एंड हो रही है यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। अब सेल का भी एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, माइनस लिखा हुआ भी है। तो सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वेरी इंपॉर्टेंट, वो कनेक्ट होगा वहीं पर जहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है, यानी पॉइंट ए पर। यहाँ पर सेल का आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं कर, और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है सेल का जिसकी हम में फाइंड आउट कर रहे हैं, इस नेगेटिव को फिर हम इस गैल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और सेल का जो दूसरा टर्मिनल है, दरमियान वाला टर्मिनल है G0 जिस पर लिखा, उसके साथ एक वायर ली है और उसके साथ ये जॉकी कनेक्ट कर। जॉकी हमने स्लाइड वायर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में भी देखा था कि जॉकी का चूंकि ये कॉन्टैक्ट एरिया जो है ये बड़ा होता है, तो स्लाइड करने में आसानी होती है इस वायर के। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जो हमने सेल से एक वायर ली है, इस वायर के साथ पहले एक की कनेक्ट कर देते हैं और फिर की से वो वायर कनेक्ट कर देते हैं। की से एक वायर लेकर वो रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। सेल से मैंने एक वायर ली है, इस वायर को मैंने की के साथ कनेक्ट किया है और की से वायर फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट की। अब की अभी ओपन है, तो इसका मतलब है ये सर्किट ऑफ है, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स में से करंट नहीं गुजरेगा, ड्रॉ नहीं होगा सेल से करंट रेजिस्टेंस बॉक्स से। अब हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है with this resistance of only the cell connected with the galvanometer and the potentiometer। वो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको हम L1 कहेंगे। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट वायर पे कोई एक पॉइंट में पिक कर ले, तो लेट्स से 40 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वायर में 40 सेंटीमीटर के अगेंस्ट इसको टच करके देखता हूँ डिफ्लेक्शन किस तरफ है, तो अभी राइट साइड पर है। अब एग्जैक्टली इसके नीचे दूसरी लाइन पे, यानी सेकंड लाइन में 40 सेंटीमीटर के अगेंस्ट वायर टच करके जॉकी टच करके देखता हूँ, डिफ्लेक्शन देखिए ऑपोजिट हो गई है। इसका मतलब है आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो फर्स्ट और सेकंड वायर के दरमियान ही गई, आपको पूरी 4 वायर्स पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट वायर पर ही मैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टच करके देखता हूँ डिफ्लेक्शन नल होती है, यानी कि देखिए अभी नल नहीं हो रही एंड चेंजिंग द लेंथ। अब सेकंड वायर पर टच करके देखता हूँ, अब देखिए डिफ्लेक्शन स्लो डाउन हो जाएगी। पहले बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट कर रही थी नीडल, अब स्लोली हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ करीब ही नल पॉइंट होगा। तो इवेंचुअली एक पॉइंट यहाँ ऐसा आता है जहाँ पर गैल्वानोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये हमें जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर ने शो की है सेकंड लाइन पे, और इट इज़ एट 77 सेंटीमीटर्स। अब हमने लेंथ को मेजर कैसे कर रहे हैं, देखिए 77 सेंटीमीटर लेंथ है, लेकिन 77 नहीं, हमने स्टार्ट से नापना है। तो स्टार्ट में यहाँ से वायर ये स्टार्ट हो रही है, पहली वायर की पूरी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर्स। दूसरी वायर में इस तरफ आ रहे हैं आप और इस तरफ आकर 77 पर है। नाउ दूसरी वायर में यहां से लेकर यहां तक 77 सेंटीमीटर्स नहीं है, टोटल 100 थी। अब इस पॉइंट से लेकर 77 तक जो बनती है रीडिंग वो बनती है 23। तो स्टार्ट से लेकर पॉइंट ए से लेकर यहां तक जो लेंथ बनती है वो 123 बनती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी दूसरी वायर पर नल पॉइंट आएगा आपने पहली वाली वायर का 100 एक तो उसमें ऐड जरूर करना है, और दूसरी वाली वायर पे जो भी रीडिंग आएगी 100% माइनस करके पहली वाली 100 में वो ऐड करना है। अब बैलेंसिंग लेंथ हमने L1 फाइंड आउट कर ली 123, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इस की को हम क्लोज करेंगे। इस की को जैसे ही क्लोज करेंगे अब करंट ड्रॉ होगा रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ भी, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस अप्लाई भी करेंगे। लेट्स से आई एम अप्लाइंग 5 ओम्स रेजिस्टेंस, 5 ओम्स या 10 ओम्स रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं। इट्स 5 ओम्स अभी। अब दोबारा बैलेंसिंग लेंथ फिर से फाइंड आउट करें, और बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आनी चाहिए। तो आई एम लुकिंग एट समथिंग लेस देन 123। नाउ इट इज एट 80 सेंटीमीटर
अगेंस्ट 80 सेंटीमीटर ऑन द सेकंड लाइन, तो पहले वाली लाइन का 100 और दूसरी वाली लाइन का यहाँ से यहाँ तक बनता है 20, तो 120। तो पहली बैलेंसिंग लेंथ आई 123, दूसरी आई है 120। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द अरेंजमेंट अबव इज डिजाइन्ड टू डिटरमिन द internal resistance of a cell. A 6-volt battery is connected across the potentiometer. Cell marked 1.5 volt is also connected to the same potentiometer. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए कि सेल के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस बॉक्स है बीच में की लगी हुई है, तो यहाँ वर्ड मैंने यूज़ किया की इज़ ओपन। जबकि ये ओपन होगी इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा और सारा का सारा करंट सेल में से पास होगा। जब रेजिस्टेंस की तरफ करंट ड्रॉ होगा तो की को हम क्लोज करेंगे, ये से पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अच्छा जी, तो बैलेंसिंग लेंथ अब यहाँ पर हो सकता है पेपर में आपको गिवन हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इस वर्कशीट में वो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो गिवन नहीं दी, वो आपको रीड करनी आनी चाहिए एपरेटस से। तो एपरेटस के ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जो 4 लाइनें हैं ये बेसिकली 4 वायर्स नहीं, ये एक ही वायर है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और बी पे आके ये वायर एंड होती है। तो अगर बैलेंसिंग लेंथ ये पॉइंट सी पे जॉकी रखें तो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो ए से सी तक जो लेंथ है इट इज़ नॉट 20 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। ये 20 सेंटीमीटर लेंथ नहीं है बिकॉज ये दूसरी लाइन में। तो आपने क्या करना है, आपने ये पहली लाइन से यहाँ से ये 100 सेंटीमीटर मार्क ये नोट डाउन किया। उसके बाद आप देखिए दूसरी लाइन में यहाँ से वापस आते हुए ये 80 सेंटीमीटर बनता है राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो पहली लाइन का 100 और दूसरी लाइन का ये 80, तो टोटल जो लेंथ बन रही है यहाँ पे वो 180 सेंटीमीटर बन रही है, नॉट 20 सेंटीमीटर। पहली लाइन का 100 और दूसरी लाइन का 80 है, ठीक है जी। और अगर आपको तीसरी लाइन में मिले तो वो तीसरी लाइन में अगर नल पॉइंट होता तो पहली लाइन के दोनों के 200 ऐड होते और तीसरी लाइन वाली रेटिंग के साथ हम ऐड कर लेते जहाँ पे भी नल पॉइंट आता। तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ L1 की जगह पे मैं 180 लिखूंगा। अच्छा जी, उसके बाद बैलेंसिंग लेंथ है AD विच इज़ L2, ये पहली लाइन के ऊपर ही है, D का पॉइंट 80 सेंटीमीटर के अगेंस्ट, तो A से लेकर D तक डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, तो इसको 80 ही हम लिखेंगे, ठीक है जी। अब आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस 10 ली, की को क्लोज किया, तब ये 80 बैलेंसिंग लेंथ L2 आई। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अगेन फार्मूला आपको हो सकता है पेपर में गिवन हो सकता है पेपर में ये गिवन ना हो। तो अब अगर ये पेपर में गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फार्मूला आपने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का याद ज़रूर रखना है। तो इसका फार्मूला होता है जी L1 माइनस L2, बैलेंसिंग लेंथ पहली वाली माइनस दूसरी वाली डिवाइडेड बाय L2, और इस पूरी फ्रैक्शन को आपने R के साथ मल्टीप्लाई करना है। L1 माइनस L2 का मतलब ये है L1 हमेशा ज़्यादा होगी और L2 हमेशा कम होगी। तो L1 है यहाँ पे 180, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 को आपने 80 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100/80 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 100/8, तो ये हो जाएगा तकरीबन 16 पॉइंट समथिंग। थोड़ी सी वैल्यूज़ थोड़ी सी ऑड हैं, लेकिन बहरहाल कैलकुलेट हमने इस तरह करना है इसको। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन यही होगा पहला कि कंप्लीट द टेबल, यूज द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों हमने पार्ट्स कर लिए। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अच्छा जी, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये होता है जी कि पोटेंशियल वर्किंग प्रिंसिपल इज दैट कि पोटेंशियल अक्रॉस अ लेंथ ऑफ वायर, या कंडक्टर लिख दें अभी फ़िलहाल, वायर या कंडक्टर, दोनों बातें ठीक हैं, इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये ज़रूर बताना है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। थोड़ी सी मेरी राइटिंग यहाँ पे भी ठीक नहीं हो रही। अच्छा जी, डज द इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम तक अगर आप यूज़ करें सेल को, यानी इसी सर्किट के अंदर या वैसे सेल को यूज़, तो फिर
क्योंकि सेल में इंटरनली रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑफर कर रहा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो लॉन्ग यूज की वजह से वो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करने लग जाता है। तो इसका आंसर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की कांस्टेंट नहीं रहती, इंक्रीज करती है अगर काफ़ी अरसा वो सेल यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If in a potentiometer experiment balancing length L1 becomes equal to the balancing length L2, what will be the internal resistance of the cell? अच्छा, अब इसको अगर आपने पहले बात मेरी ध्यान से सुनी है तो L1 बैलेंसिंग लेंथ वो है जब रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ कोई करंट नहीं जा रहा और सारा का सारा करंट जो है वो सेल में से पास हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दो पॉइंट्स ए और बी हैं जो इस पॉइंट को चले x कह देते हैं, इसको x कहते हैं, इसको y कह देते हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियोमीटर मेजर करके दे रहा है। जब आप रेजिस्टेंस की तरफ करंट जा रहा है, यानी की को क्लोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरफ करंट जा रहा है, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आती है, L2 कम आती है। लेकिन अगर आप की को क्लोज भी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरफ करंट भी जा रहा है और बैलेंसिंग लेंथ उतनी ही आ रही है, बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू वही आ रही है, तो इस फॉर्मूला में देख लें, अगर आप L1 और L2 को इक्वल पुट कर दें तो क्या होगा, L1 और L2 अगर इक्वल हो जाए यहाँ पर तो L1 माइनस L1 हो जाएगा, ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे और डिवाइड बाई भी L1 ही हो जाएगा। तो L1 में L1 ही न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है इंटरनली सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक यहाँ पे और एक इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसका मतलब है वो सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विदाउट द रेजिस्टेंस विद द रेजिस्टेंस वो उतना ही आ रहा है। इसका मतलब है आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे एज आर इक्वल्स टू, फॉर्मूला की सूरत में इसका आंसर लिखें L1 माइनस L2 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। तो अगर आप लिख दें L1 इज इक्वल टू L2, बल्कि दोनों को हम L ही लिख दें, तो R क्या हो जाएगा, L माइनस L ओवर अनदर L मल्टीप्लाइड बाय R, तो ये हो जाएगा जीरो। तो आप लिखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज जीरो इन दिस सिचुएशन। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अच्छा ये तो इसका आंसर था, सॉरी ये नंबर 5 का आंसर था। नंबर 6 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रियोस्टेट इन द सर्किट। तो रियोस्टेट पहले देखिए वो लगा हुआ कहाँ पे है, रियोस्टेट लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर और बैटरी के दरमियान में, ये रियोस्टेट लगा हुआ है। अब इस रियोस्टेट का क्या फंक्शन होता है, रियोस्टेट बेसिकली हमें रेजिस्टेंस को वेरी करके वोल्टेज को वेरी करता है या करंट को कंट्रोल करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर की, इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसका एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा करंट जो है ना इस पोटेंशियोमीटर के अंदर से वो स्टेडी करंट होना चाहिए। अब स्टेडी करंट मेंटेन करने के लिए हम रियोस्टेट यूज करेंगे। तो रियोस्टेट का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड स्टेडी करंट in the potentiometer wire, in the potentiometer या in the circuit rheostat is used। ठीक है जी, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं को ध्यान से देख लें, इसकी वर्किंग को ध्यान से देख लें, तो आई एम श्योर कि बाकी क्वेश्चंस जो है वो उनके भी आंसर्स आसानी से दे सकते हैं। अब इससे पहले मैंने वीडियो जो स्लाइड फायर ब्रिज की करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर उसका लिंक आ रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए वो भी हेल्पफुल होगी। सी यू सम अदर वीडियो इंशाल्लाह।